मैं एक पहला अफसर था जो मैं बोल सकता हूँ बड़े फख्र के साथ कि मैं पहला 2 पैरा एसएफ का कमीशन ऑफिसर हूँ। मैं बंदा देखता हूँ, उसने कॉम्बैट्स पहनी हुई है, वो ऐसे मुझे हाथ हिला रहा है और इंस्टेंटली, बिकॉज आप भी नए हैं उस इलाके में, वो कुछ सब सेकंडों की बात है, मतलब चंद सेकंड, मुझे भी लगा ये हाथ कौन हिला रहा है मुझे। तो उन चंद सेकंडों में दिमाग में आया कि यार ये कोई हमारी पार्टी एक पहले गई थी, कहीं अपनी पार्टी तो नहीं बैठी हुई है, क्योंकि हम लोगों की भी दाढ़ियाँ होती थी, कॉम्बैट ड्रेस, हम सेम ही सब कुछ एक ही जैसा था। मुझे हाथ हिला के अपनी पार्टी ना हो, तो मैंने भी हाथ हिला दिया उसको। जब मैंने भी हाथ हिला दिया, उसने भी, तो दोनों के दिमाग में चल रहा है कि वो भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। बस ये चंद सेकंडों की बात होगी और उसके बाद दोनों को रियलाइज हो गया कि ये तो फौज है और ये हो गया कि मिलिटेंट है। मतलब इट वाज अ बिग लॉस टू द यूनिट एंड द इंडियन आर्मी दैट वी लॉस्ट हिम। हर्षन, उस टाइम हम दोनों एक ही टीम में थे, मैं ही टीम कमांडर था, मैं एक हमारे और वो मेरे अंडर में था, मेरे साथ ही था। भारत की सबसे पुरानी, करीब 227 साल पुरानी एक यूनिट जो पैरा बनती है और पैरा के बाद पैरा एसएफ बनती है, और उस पैरा एसएफ के पहले ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल डांगवाल सर हमारे साथ हैं। और सर से आज जानेंगे उनके अनसुने अनजाने वो किस्से जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए अपनी ड्यूटी के दौरान। वो पहले अफसर थे जो पैरा एसएफ में सबसे पहले बने, पैरा एसएफ बनने के बाद। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार अरविंद, कैसे हैं आप? जय हिंद। वाइजल में आपका स्वागत है सर। सर, बहुत पुरानी यूनिट, बहुत सारे रूप बदलते हुए पैरा तक पहुंची, फिर पैरा से पैरा एसएफ, और उसमें भी आप उसके पहले ऑफिसर। तो इसके बारे में सर बताइए कि क्या कुछ कहानी है पूरी। अरविंद, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2 पैरा एसएफ जैसी यूनिट मिली, इतनी पुरानी यूनिट जिसका इतना बड़ा इतिहास है, जो मैं अगर बयान करूं तो शायद दिनों निकल जाएं। हमारी यूनिट 228 साल पूरे करेगी इस साल। 1797 की यूनिट है, कैलिकट में रेज हुई थी और ट्रावेनकोर बटालियन होती थी उस टाइम, उस नाम से इसका स्थापना हुई थी। एंड ओवर अ पीरियड टाइम जब ब्रिटिशर्स ने अपना ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज करते रहे अपनी आर्मी को, उसके बाद बॉम्बे लाइट इन्फेंट्री बनी और फिर मराठा बनी। इंडिपेंडेंस से पहले 1946 के दरमियान ब्रिटिशर्स ने एक एयरबॉर्न डिविजन्स गठित करी थी और उसमें हमारी यूनिट, जो उस टाइम 3 मराठा होती थी, उसको चुना गया था पैरा ड्यूटीज़ के लिए। तो थे हम मराठा ही, बट पैरा ड्यूटीज़ के लिए हमें सेलेक्ट किया गया था। हम लोग उस टाइम लिखते थे 3 मराठा ब्रैकेट्स में पैरा जी। उस टाइम तक पैराशूट रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली हमारे और 1952 में जब पैराशूट रेजिमेंट बनी, तब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम 3 यूनिटों को, जो जिनका बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत पुरानी यूनिटें हैं और बहुत अच्छा किया जिन्होंने ऑपरेशंस में ब्रिटिशर्स के साथ और इंडिपेंडेंस के बाद भी, उनको चुना गया, जिसमें 2 पैरा भी चुनी गई। और उस टाइम हम 2 पैरा मराठा बने। सर, ये 2 पैरा और जो एयरबोर्न यूनिट्स होती हैं, ये एक्चुअली में होती क्या है? मतलब लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में कि पैरा का मतलब क्या है, क्या काम करती हैं, क्या ऑपरेशंस करती हैं, क्या किस रोल में फिट होती है पैरा? पैराशूट यूनिट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो वो है कि बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करना, कि जब आपको दुश्मन को सरप्राइज करना हो या तो घर में जाके मारना, उनके पीछे मारना हो, तो उनके पीछे गिरेंगे, आगे लड़ाई चल रही है तो आप पीछे आपने ड्रॉप कर दिया, तो इसी की तैयारी होती है, इसी की ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। आपने पैरा ड्रॉप किया, पीछे गए, वो सरप्राइज रहा, उसको पीछे से भी आप, आगे से तो आप हैं, पीछे से भी आपने घेर लिया। सो मेन यही काम होता है पैरा का। एंड फिर पैरा से पैरा एसएफ यूनिटें बनी, ये करीबन 65 के आसपास एसएफ यूनिट्स बनी, तब उन्हें कमांडो कहा जाता था। और 2 पैरा को इसके लिए 99 में इन्होंने
ए मार्क किया कि 2 पैरा एसएफ बनेगी, ऐसा। और फिर 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस बनी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब आईएमए में था और मैंने एसएफ ऑप्ट करी और मुझे 2 पैरा एसएफ मिली। सो मैं पहला ऑफिसर हूँ जो 2 पैरा एसएफ में आया, जो 2 पैरा में इनफैक्ट मैं कहूँगा फिट हुआ। मेरे से पहले भी शायद कुछ आए होंगे, कुछ अफसर कुछ ऑफिसर आए होंगे मेरे से पहले भी यूनिट के एसएफ बनने के बाद, कोई परफेक्ट नहीं हुआ था। सो मैं एक पहला ऑफिसर था जो मैं बोल सकता हूँ बड़े फख्र के साथ कि मैं पहला 2 पैरा एसएफ का कमीशन ऑफिसर हूँ। और उसके बाद यूनिट में हम 2000 में कमीशन हो गए थे। 22 साल के करीब मैंने फौज में ड्यूटी दी है और फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। इन 22 सालों में इनफैक्ट पहले 13-14 साल तो पूरे यूनिट के ही हैं और एक आधा बीच में पोस्टिंग काटी है, बट ज़्यादातर मैं यूनिट के साथ ही रहा हूँ, भले वो JNK हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सभी जगह हमने ऑपरेट किया है। सर, पैरा की ट्रेनिंग कहते हैं कि सबसे अगर हाईएस्ट टफेस्ट जो ट्रेनिंग मानी जाती है पैरा की मानी जाती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि वाकई इतनी हार्ड होती है या एक रूमर है कि नहीं बहुत हार्ड है? आप इस पर रोशनी डालिए। नहीं, रूमर तो नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है। पैरा और पैरा एसएफ, पैरा एसएफ में ऑफिसर वॉलंटियर करते हैं जी, मतलब दूसरी यूनिट से नहीं, दूसरी यूनिट से भी होते हैं, और आईएमए जब हम आईएमए में कमीशन हो रहे होते हैं जी, तो हम लोग वहाँ पर ही वॉलंटियर करते हैं कि हमें पैरा अपने आप चॉइस देते हैं। तो आपने चॉइस दी, मैंने पैरा लेनी है, पैरा एसएफ लेनी है जी, उसके बाद वैकेंसीज के हिसाब से आपको मिलती है। कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, किसको मिलती है, तो जिनको मिलती है वो तो उसी टाइम डायरेक्टली कमीशन होके यूनिट जाते हैं। बट साथ में उनको हमारे टाइम में एक पेरेंट रेजिमेंट भी मिलती थी। जैसे जब मैं कमीशन हुआ था तो मुझे एक जैकलाई यूनिट मिली थी, जैकलाई रेजिमेंट मिली थी। अगर मैं इनकेस प्रोविजन पास नहीं होता तो मैं जैकलाई में जाता, वापस मैं जैकलाई में चले जाता अगर मैं प्रोविजन क्लियर नहीं होता। आजकल इन्होंने शायद देनी बंद कर दी है, आजकल पेरेंट यूनिट नहीं देते। एक बार अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तब फिर डिसाइड होता है कि आपको कहाँ भेजा जाए। बट आप कमीशन होते यूनिट जाते हैं, आपका प्रोविजन होता है, अगर आप फिट हो गए तो आप यूनिट में रिटेन होते हैं, अदरवाइज आप फिर जिस यूनिट कोई भी यूनिट जहाँ खाली होगी वैकेंसी आपको भेजा जाएगा। तो सर, ये फिट होने की प्रक्रिया क्या है पैरा में? ओके, पैरा में फिट होने के पैरामीटर्स क्या हैं? हाँ, पैरामीटर्स देखिए, हमारा प्रोविजन चलता है 3 महीने से 6 महीने का जी, इसमें ये समय इतना है कि पूरा फिजिकल से लेके मेंटल रोबस्टनेस आपकी देखनी, सारी चीज़ें, हर पैरामीटर एक्चुअली चेक हो जाता है इस टाइम में। फिजिकल्स तो यस, आपका अच्छा होना ही चाहिए, आपकी अच्छी एंड्योरेंस होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका दिमाग भी चलना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल भाग रहे हैं, वो नहीं। बिकॉज कल आपने ऑफिसर हैं, आपने लीड करना है, आपके नीचे आपके साथ और पैराट्रूपर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, आपको प्लान करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। एंड जैसे आपको पता है एसएफ यूनिट्स बहुत छोटी टोलियों में काम करती हैं, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक यंग ऑफिसर की भी। सो आपको उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ऑफिसर का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप यूनिट्स में जाते हैं तो एक सीनियर ऑफिसर, मतलब यूजली मेजर, जो हमारे टीम कमांडर्स होते हैं, वो इनके प्रोविजन ऑफिसर्स होते हैं जो इनके ऊपर निगाह रखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। सो ये है पूरी एक शेड्यूल है, एंड बड़ा ग्रूलिंग है। सोने को कम मिलता है, तो उसमें आदमी टेस्ट हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें। बट मेन है मेंटल रोबस्टनेस, सारा दिमाग का खेल है। आपको बहुत ही टफ होना है मेंटली, तभी आप प्रोविजन क्लियर कर सकते हैं। मतलब लोगों के फ्रैक्चर हो गए पैर, शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, तो भी लोगों ने प्रोविजन क्लियर किया है। पूरा पूरे मेंटल, मतलब इसमें तो मैं मेंटल रोबस्टनेस ही कहूँगा कि उसी में उन्होंने पूरा खींच दिया। और सर, जब पैरा में वॉलंटियर हो जाता है बंदा, तो उसके बाद एक टर्म जो हम सुनते हैं पैरा जंप, जिसमें एक फ्री फॉल और स्टैटिक, सर इसके बारे में कुछ बताइए कि बन तो गए, पैरा ऑफिसर तो बन गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। मैं हमेशा सभी को कहता हूँ, भले जब जवान आता है या कोई ऑफिसर आता था यूनिट में, तो मैं ये कहता था, देखो प्रोविजन आप क्लियर कर लोगे, प्रोविजन तो भी ईजी है। प्रोविजन के बाद जो आपको मेंटेन करना है
अपने आप को, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, और जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियन आर्मी की, पूरे देश की, वो बहुत हैं। तो वो मेंटेन रखना आसान नहीं है, आपको कंटिन्यूस मेहनत में लगे रहना पड़ता है। जैसे आपने पूछा पैरास्टैटिक और फ्री फॉल, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या डिफरेंस है। जितने भी हमारे पैराट्रूपर्स होते हैं उनको स्टैटिक जंप मैंडेटरी है। जैसे हम सभी को अक्रॉस द बोर्ड, जो भी पैराट्रूपर है, जिसको भी आपने देखा होगा, जो भी मरून बेरे पहन के घूम रहा है जी, उसने पैरा जंप्स करी हुई है। सो जनरली क्या होता है, इनिशियली आपकी बेसिक जंप्स में आप 5 जंप्स करते हैं, 4 डे की करते हैं, 1 नाइट की करते हैं, और आपको विंग्स मिल जाते हैं। आपने विंग्स भी देखे, विंग बैच मिल जाता है, वो आप पहनते हैं। एंड उसके बाद हर साल आपको 2 जंप करनी पड़ती है, रिफ्रेशर जिसे हम बोलते हैं, करंट रहने के लिए कि हाँ भाई आप। तो सर इसकी हाइट कितनी होती होगी इस जंप की, जितना जो स्टैंडर्ड हाइट है, जो एसओपी है, वो है 1250 फीट अबव सी लेवल से हम लोग जंप करते हैं। कभी कभी जैसे कुछ पैराशूट्स आए थे तो लो, मतलब जो नीचे से भी आप जंप करते थे, तो उनका अच्छा मैकेनिज्म था, तो 950 से भी कभी जंप्स कराते हैं, बट स्टैंडर्ड वैसे 1250 से ही है। स्टैटिक लाइन आप कूदते हैं, एक स्टैटिक लाइन से आप जुड़े होते हैं जो करीबन 20 फीट की होती है। अब जैसी हवा में आए, वो 20 फीट जैसी खिंचता है, वो खोल देता है पैराशूट का केबल, एंड पैराशूट फिर खुल जाता है। वो ज़्यादा सेफ होता है? हाँ, सेफ, देखिए पैराशूटिंग तो सेफ तो मैं कहीं कहूँगा, हर टाइम चैलेंज तो है ही। जब आप हवा में हैं और एक किसी मशीन तो नहीं होती पैराशूट, बट एक किसी चीज से आप जुड़े हुए हैं, अगर वो मैल फंक्शन करेंगे तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। बट यस, अगर आपने ट्रेनिंग करी हुई है, ढंग से करी हुई है, तो काफ़ी सेफ है, ऐसा नहीं। और सर फ्री फॉल? ओके, फ्री फॉल एकदम ही अलग ही लेवल है एक्चुअली, मतलब वो टोटली डिफरेंट है स्टैटिक जंप से। इसका फ्री फॉल में आपकी कैनोपी भी डिफरेंट होती है। बेसिकली कैनोपी ऐसी होती है जो आपको कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवर्स करा सके, मतलब आप हवा में प्लेस ए से प्लेस बी भी आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बनी होती है कैनोपी, रामे कैनोपी बोलते हैं इनको। एंड इसका तो जंप आप मिनिमम 4000 फीट, 3500-4000 फीट में खोल देते हैं इस पैराशूट को। सो आप 5000 फीट से जंप कर सकते हैं लोएस्ट, और हाईएस्ट तो आई थिंक 25000 फीट तक तो हमने किया है, तो हम बता सकते हैं। वो आपको ऑक्सीजन के साथ जंप करना पड़ता है। ऊंचाई पे ऑक्सीजन तो हाँ, नहीं तो फिर हम ऑक्सीजन सेट पहनते हैं। 12500 के ऊपर ऑक्सीजन सेट अनिवार्य है, मैंडेटरी है, आपको पहनना ही पड़ेगा। तो आप 2 किस्म के होते हैं, आपने ऊपर से जंप किया और ऊपर ही खोल दिया, जंप किया और खोल दिया अगले 5 सेकेंड में। वो जनरली तब किया जाता है जब आपको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और आपको पिन पॉइंट है, जैसे यहीं पर अगर आपको ड्रॉप करना है इसी घर में, तो आप कहीं से भी कूदेंगे, आप पैराशूट खोलेंगे 4000, 4500, 3500 में खोलेंगे, सो दैट आप पिन पॉइंट उसी लोकेशन में ड्रॉप हो। तो सर इस तरह के जंप में रिस्क और एक्यूरेसी कितना % होती है? हाँ, एक्यूरेसी तो बहुत है फ्री फॉल में, क्योंकि जो पैराशूट्स हैं आपके वो स्टेयरेबल हैं, आप उनको आप लेफ्ट जाना चाहें ग्लाइड करा सकते हैं, और वो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपकी नेविगेशनल स्किल्स कैसी हैं हवा में, आपके पास जीपीएस है, ये सब आप कैसे नेविगेट करते हैं, अंधेरे में रात कोई जंप्स होती हैं, कैसे आप नेविगेट कर पाते हैं, तो उन सब से एक्यूरेसी का बहुत महत्व है, तभी आप एक्यूरेटली ड्रॉप करेंगे। बट यस, आप बड़े एक्यूरेटली आ सकते हैं। और फ्री फॉल में तो आप, मतलब जैसे आप स्टैटिक पैरा जंप में तो आप गिर जाते हैं, मतलब लास्ट 20 फीट तो आप एक आलू की बोरी के जैसे ही आके गिरते हैं, बिकॉज आप 1 सेकेंड में 18 से 20 फीट गिरते हैं, वो स्पीड होती है, डिसेंट रेट होता है। वेराज फ्री फॉल में तो आप पूरा अपना स्पीड कंट्रोल करके आप एकदम अच्छे से लैंड करके आप खड़े हो जाते हैं, खड़े हो सकते हैं उस तरह से। वेट्स के साथ भी आप जंप करते हैं, पूरे हथियार एमुनेशन पूरा जो आपका ऑपरेशन लोड्स होता है उसके साथ करते हैं। सो फ्री फॉल, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, सो फ्री फॉल डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस के साथ तो इजी होता है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
इमरजेंसीज बड़ी प्रकार की हैं, क्योंकि आप देखिए आप ज़्यादा हाइट से कूद रहे हैं, एक तो अब आप 20-25 हज़ार की हाइट से कूद रहे हैं, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है विज़ावी जब आप स्टैटिक करते हैं 1250, वो तो सेम है जो ग्राउंड में, वही 1250 फीट में भी ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं। जी बट ये जब आप 20,000 फीट ऊपर और नीचे ग्राउंड लेवल में, तो बहुत डिफरेंस होता है एटमॉस्फेयर का, सो वेदर का बहुत चेंज होता है। तो उसमें बहुत सारी इमरजेंसीज हैं, तो आपको फ्री फॉल में बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। भले आप इंजॉय करते हैं जब आप फ्री फॉल कर रहे होते हैं, बट साथ ही साथ में आपको मेंटली बहुत अलर्ट होना पड़ता है। आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो हवा के साथ आप किसी और ही, मतलब आप जहाँ 10-15-20 किलोमीटर दूर ही चले जाएं आप, अगर आप हवा का रुख ना समझें, अगर आप जी ऊपर, आपका एक बार पैराशूट खुल गया और आपने ध्यान नहीं दिया कि हवा किस तरफ चल रही है और आपको किस तरफ जाना है, और आप हवा के रुख में ही चले जाओगे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन से उल्टे रूप भी जा सकते हैं। तो वो ज़्यादा खतरनाक वो बड़ा खतरनाक है, आपको जाना तो प्लेस ए में है और आप पहुंच गए प्लेस सी में। तो बहुत हर चीज़, राइट फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम द पैराशूट टिल यू लैंड, आपको फ्री फॉल में अलर्ट होने की जरूरत है और इमरजेंसीज का ख्याल रखने की जरूरत है। तो सर अब बात करें, आपने 2 पैरा यूनिट के साथ 22 साल का सफ़र आपका रहा। सर इस 22 सालों में आपके जो भी खास मोमेंट, खास ऑपरेशंस क्या क्या रहे जो आपको आज भी याद है एकदम आंखों के सामने? JNK का सिटी हो या और भी इस तरह के ऑपरेशन, उनके बारे में बताइए सर। अरविंद, ऑपरेशन तो इनफैक्ट मुझे सारे ही अपने याद हैं। जब जब फायर फाइट हुई है वो तो सारे ही ऑपरेशन याद हैं। जी फायर फाइट में कभी मिलिटेंट मरा है, कभी नहीं मरा, कभी हमारे ही साथी घायल हो गए, हम ही लोग को गोली, हमारे ही लोगों को गोली लग गई। तो वो ऑपरेशन तो सारे याद हैं, और ऐसे बहुत याद, वो भी याद हैं यहाँ पर फायर फाइट नहीं हुई बट हमने टेररिस्टों को देखा, और हाँ सर, बट वो इतने दूर ये थे। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपने टेररिस्ट को देखा, टेररिस्ट ने आपको देखा, वेव हुई, फिर हाँ आपको एक सेकंड में याद है ये कौन है, वो बताइए सर जरा। हाँ, ये एक मेरे साथ हुआ था। ये शुरू शुरू में मैं, ये JNK की बात है, लोलाब उस टाइम बहुत हॉट होता था। जी जो लोग वहाँ ऑपरेट करें उनको पता है, काफ़ी मिलिटेंसी भी बहुत थी उस टाइम वहाँ पर, स्पेशली आफ्टर ऑप कौन से दौर की कारगिल। बात है सर, किस समय की बात है? ये मैं आपको 2000, 2001, 2 की, 2001। जी जी। और उस टाइम ये ऑप विजय भी खत्म हुआ था, कारगिल का युद्ध खत्म हुआ था, तो उसके बाद बहुत इन्फ्लक्स आ जी गया था, बहुत लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए थे जी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि काफ़ी वॉइड हो गया था, बिल्कुल ज़्यादा फौज सब उधर चले गई थी, लेह लद्दाख। सो काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हो गया था, बहुत मिलिटेंट्स थे। तो एक था, नया नया हमारा ऑपरेशन था, हम जा रहे थे किसी रेकी वगैरह में, और हमसे पहले हमारी एक और टीम भी गई थी। जी हम लोग बेसिकली उस एरिया का रेकी कर रहे थे कि कहाँ पर हम एम्बुश लगाएंगे, घात लगाएंगे मिलिटेंट्स के लिए। और सो हम जा रहे थे, दिन का ही टाइम था, मैं आगे था, इनफैक्ट नंबर 2 में मैं था, दूसरे नंबर में मैं था। तो एक करीबन 30 फीट का, 30 फीट से ज़्यादा नहीं होगा, बस ये था कि वो थोड़ा हाइट में 30 फीट में थे, हम तो नीचे थे, तो डायगनली आई थिंक 30 फीट से भी कम रहा होगा डिस्टेंस। जी एंड एक मैं बंदा देखता हूँ, उसने कॉम्बैट्स पहनी हुई है और वो ऐसे मुझे हाथ हिला रहा है, और इंस्टेंटली, बिकॉज आप भी नए हैं उस इलाके में, वो कुछ सब सेकंडों की बात है, मतलब जी चंद सेकंड, मुझे भी लगा ये हाथ कौन हिला रहा है मुझे। तो उन चंद सेकंडों में दिमाग में आया कि यार ये कोई, हमारी पार्टी एक पहले गई थी, कहीं अपनी पार्टी तो नहीं बैठी हुई है, क्योंकि हम लोगों की भी दाढ़ियाँ होती थी, जी कॉम्बैट ड्रेस हम सेम ही, सब कुछ एक ही जैसा था। तो मुझे हाथ हिला के अपनी पार्टी ना हो, सो मैंने भी हाथ हिला दिया उसको। जब मैंने भी हाथ हिला दिया, उसने भी, तो दोनों के दिमाग में चल रहा कि वो भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। बस ये चंद सेकंडों की बात होगी, और उसके बाद दोनों को रियलाइज हो गया कि ये तो फौज है, और मुझे हो गया कि तो मिलिटेंट है। मेरे साथ जो आगे वाला बंदा, मैं बोला ये वो है, एंड मैं भी साइड हुआ, मैंने फायर किया, और वो बंदा तो नीचे, वो तो बड़े पत्थर के थे, हम ही नहीं थे आड़ में, हम तो ओपन में थे, जी छोटे छोटे चीड़ के पेड़ थे, और वो सब नीचे हो गया। और उस कारण क्या हुआ, वो नीचे हुआ, पत्थर नीचे, उन्होंने फायरिंग छोड़ दिया। हमारी जो पार्टी पीछे थी, जो दूसरी यूनिट पीछे से आ रही नहीं है। दूसरी हमारे ही, जो हमारा कॉलम था, जी तो हम लोग भी 15-20 लोग थे, तो मेरे हमारे पीछे थे जो,
जी। उनके ऊपर फायर आ गया पूरा। और इनफैक्ट समय भी नहीं मिला बताने का उनको कि सब जल्दी जल्दी हुआ है, तो हमने देखा, हाथ लाया, जब तक बताता कि मिलिटेंट, तब तक तो फायर ही शुरू हो गया। मैंने भी खोल दिया और उन्होंने भी खोल दिया। और इस दौरान क्या हुआ, हम वहीं के वहीं अटक गए, क्योंकि आपके हम आगे आगे नहीं गोली जा पा आपके रहे, पीछे। आगे जा रहे तो वहां से हमारे वाले फायर कर रहे हैं और वो उनको फायर कर रहे हैं, तो हम यहाँ जा ही नहीं पा रहे। तो हमने वहीं से ग्रेनेड भी मारने की कोशिश करी, बट वो उधर गया ही नहीं ग्रेनेड। लकीली हमारे पास भी आया, वो दूसरी तरफ रोल कर गया। फिर अल्टीमेटली हमने आरएल वारल फायर किया उसमें, बट वो पत्थर था, कुछ वो तो हो नहीं रहा था। आरएल फायर किया, जब आरएल फायर हुआ तो फिर भागे। वो निकल गए। और फिर जब तक हम वहाँ गए तो बस उनके जूते और कुछ सामान उमान जो छोड़ गए हड़बड़ी में, क्योंकि वो भी घबरा गए थे। तो ये एक बहुत है, और ये बहुत टाइम तक ये यूनिट में भी हो रहा कि अच्छा, मुझे डैंगो बोलते हैं यूनिट में सारे ही, मतलब डेंगू। मेरा शायद फर्स्ट नेम प्रणीत तो किसी को पता ही नहीं होगा, बहुतों को, मेरे कोर्समेट्स को भी सब डैंगो ही चलते हैं। तो वही था कि अच्छा डैंगो तो भैया मिलिटेंटों को हाथ हिलाता है। तो ये काफ़ी टाइम तक चला। बाकी बहुत ऑपरेशंस हैं, गलतियां भी करी, सीखे भी। और सीआई ऑप्स बड़े एक्सपीरियंस का गेम है। जैसे जैसे आप, जितना आप बाहर जाएंगे, जितने आप कॉन्टैक्ट सीख करेंगे, आप सीखते हैं। जी। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो उससे बढ़िया नहीं। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, जब तक आप कॉन्टैक्ट से होंगे, आप सीखेंगे, बिकॉज हर टाइम एक नई सिचुएशन आती है। और जब गोली चलती है तो कुछ सेकंड तक तो एक्चुअली आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। और उस टाइम वो कुछ सेकंड लगते हैं बहुत टाइम, कि आप कभी किसी से सुनेंगे, बोलेंगे मैं 10 मिनट फायर फाइट में था, 5 मिनट नहीं, बहुत चंद सेकंडों की होती हैं फायर फाइट्स। अच्छा, पर उस टाइम लगती बहुत लंबी हैं। मतलब वो वक्त मुश्किल हाँ, भारी वो होता। वो टाइम, जैसे फायर आया आपके ऊपर, तो आप 1-2 सेकंड तो आप सोचने में लगता है क्या करेंगे। जी। वो लगता बहुत होता है, वो चंद सेकंड का टाइम है, बट लगता बहुत लंबा है आपको। आप बाद में सोचेगा ओ मैं तो इतना टाइम लगा दिया। फिर अब उसी टाइम में आपको डिसाइड करना है। अब वो ट्रेनिंग, जितनी आपने ट्रेनिंग करी हुई है, आपने एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आप फिर कार्रवाई करते हैं कि अच्छा अब आप यहाँ किसको बाएं से भेजेंगे, दाएं से भेजेंगे, क्या करेंगे, कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। सो ये आप ऐसे ही सीखते हैं, और हम भी सीखे। कुछ अच्छे ऑपरेशंस हुए, अच्छी सक्सेस मिली, और बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कैसे अच्छा लगता है आपको लोगों को मारना, तो हमने देखिए हम लोगों को नहीं मारते हैं, हम एंटी नेशनल एलिमेंट्स को मारते हैं, जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और अब जब आर्मी की बात है, देश की बात है, अपने मदरलैंड की बात है, तो फिर उसके लिए तो उसी के लिए ट्रेंड है हम, तो उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। तो वो किया हमने, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। हमारी यूनिट भी बहुत ही एक बैटल हार्डन यूनिट है। ये आपके मतलब आपकी यूनिट के बैच पे बलिदान लिखा होता है। हाँ, बलिदान ये तो सारी एसएफ यूनिट्स जो हैं जितने भी वो, पैरा हाँ, एसएफ। जो पैरा एसएफ में, स्पेशल सर अगर फोर्सेस, वो पैरा बलिदान एसएफ में की देते बात करें तो पैरा एसएफ में टोटल कितनी यूनिट आती हैं, कौन कौन सी यूनिट है पैरा, जैसे आप 2 पैरा से हैं तो टोटल कितनी पैरा होंगे, ये अगर आप बता पाए। हैं। अब वैसे तो आजकल तो सारा ही सभी को पता ही है, तो ऐसे कोई सीक्रेट तो है नहीं। सो करीबन 11 एसएफ यूनिट्स हैं। पैरा के। हाँ, तो एसएफ यूनिट्स तो सारी पैरा हैं, पैरा एसएफ बोलते हैं। आजकल कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कुछ अभी सारी पैरा यूनिट्स को एसएफ बोला जा रहा है। कुछ एयरबॉर्न रोल्स में हैं, कुछ केवल अपने एसएफ रोल में हैं, जो सो थोड़ा रीऑर्गेनाइज हुआ है अभी पूरा पैरा का। जी जी जी। सो जैसे आप बता रहे थे कि ऑपरेशंस मैंने जेएनके में भी करे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी करे हैं। सर नॉर्थ ईस्ट का कोई खास किस्सा? नॉर्थ ईस्ट या एक आप बता रहे थे जेएनके में वो नाले वाला किस्सा, पाकिस्तानी नाले में छुपा बैठा था हाँ कुछ। जी, हाँ जी, वो ऑपरेशन था जिसके लिए मुझे सेना मेडल गैलेंट्री मिला था। जी। मुझे मिला था, और मेरा एक बड़ी था अरुणाचल का, लहरा सोना, लारा से। हम दोनों को ही सेना मेडल मिला उसके लिए। वो भी बड़ा खास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास, जी और जनवरी की थी कि भाई मिलिटेंट्स का मूवमेंट होता है। जी।
एक कोकरनाग करके एक जगह है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक शोपशाली करके गांव, उस इलाके की खबर थी कि मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर एंड एक्टिविटी हो रही है। तो हमारे टीम कमांडर होते थे, उन्होंने प्लान किया कि हम जाओ, तो हम लोग निकल गए रात को। और कुछ पॉइंट्स है कि ये इधर से निकलते हैं, इधर आप एम्बुश लगाएंगे, तो ये तो जनरली हम लोग तो सारे ऑपरेशन हमारे रात को ही होते हैं, रात को ही निकलते हैं। कभी 10 बजे निकलेंगे, कभी रात को 9 बजे, कभी 11 बजे, डिपेंडिंग कितने दूर आपने जाना है। तो रात भर चले और अपनी अपनी जगह में हम जाके पहुंच गए। अब दिन हो गया, कोई मूवमेंट तो हुआ नहीं, अर्ली मॉर्निंग वाला मूवमेंट कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग करीबन 16 लोग थे। तो चार चार बंदे हमने 3 जगह बिठा दिए और 4 बंदे मेरे साथ। हम एक ऊपर टॉप बहुत हाइट चढ़ गए एकदम, वहाँ की मतलब सबसे, जो उस इलाके की सबसे ऊपर मतलब ऊंचा फीचर था। वहाँ जाके बैठ गए, सर्वेलेंस मोड में बैठ के देखने के लिए, बाइनोक्युलर्स वगैरह थे ही हमारा, तो पूरा इलाका दिख रहा था, कुछ और मूवमेंट दिखे कोई नहीं। तो हमको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखा नीचे, उसी जिस पहाड़ी के ऊपर है उसी के स्पर में जब वो नीचे जाता है जी तो वहां पर हमें दिखा बंदा। अब ये हो गया पोस्ट लंच, इस टाइम वैसे हमने सारी होप छोड़ दी थी, हमने बोला अब तो अब जाने का टाइम हो रहा है, अब तो जाना पड़ेगा वापस। तो हमने थोड़ा सस्पिशियस सा मूवमेंट देखा कि कोई बंदा एक पहाड़ी में, एक री एंट्रेंट बोलते हैं हम उसको, पर एक नाला टाइप ही अब लगा लीजिए, ऐसा कुछ बन रहा था जो हमें दिख नहीं रहा था उसके अंदर। और वहाँ एक बंदा आ रहा है जा रहा है, एक बंदा आ रहा है जा रहा है। तो पहले हमें लगा कि हो सकता है कि ये पेड़ काटने वाला होगा, बकरी वाला होगा। ना हमें बकरी दिखी ना कुछ दिखी। थोड़ी देर हमने ऑब्जर्व किया और इसकी हरकतें हमें 2-3 बजे के करीब से हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इनिशियली तो हमने सोचा कोई गांव वाला होगा, देखा अब 3 भी बज गए, वही कार्रवाई हो रही है। फिर हम थोड़ा और नीचे हुए, थोड़े हाइट से हम 2 बंदे ऊपर ही छोड़े। जनरली हाइट छोड़ते नहीं है ऐसे इलाकों में, और उस टाइम तो मिलिटेंसी वैसे भी अपने एकदम पीक में थी। तो हमने 2 बंदे वहाँ छोड़ के हम 2 और आगे गए थोड़ा क्लोजर लुक के लिए। अब हमें देखा एक बंदा और आया था गाँव से, उसके हाथ में कुछ था। तो पहले लगा शायद इस बंदे के लिए कुछ ला रहा होगा, खाना पीना, मतलब सर्टन कुछ नहीं हुआ था, सस्पिशियस सा लग रहा था। और यूजली कहते इतने आप दूर से होते हैं, दूर से आपको और सारी चीजें और सस्पिशियस दिखती हैं। जी 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 सो वो खाना आया, वो बंदा छोड़ के वो चला गया उसके पास। ये बंदा फिर अंदर चला गया, अब ये अंदर चले गया। अब हमें जब ये फिर अंदर गया लेके, तो हुआ कि यार ये, एंड फिर जब हम पास चले गए थे हमको दिख रहा था वो बंदा दाएं देख रहा बाएं देख रहा ना, बहुत उसके तरह मूवमेंट। तो हमें लगा कुछ तो है गड़बड़। फिर हमने पार्टीज अपनी क्लोज करी। लकीली ऐसा था कि मैं ऐसी लोकेशन में था, मैं और मेरा बडी, कि हम सब कुछ दिख रहा था हमको तकरीबन। तो हम अपनी पार्टीज को हमने रेडियो सेट में ही हमने सबको मूव किया और उस पूरे इलाके को हमने क्लोज कर दिया। ज़्यादा लोग तो थे नहीं, बट जितने थे जो ऊपर से क्लियरली दिख रही थी कैसी है टोपोग्राफी, कहाँ पर गैप है कहाँ पर, तो हमने उस हिसाब से उनको लगा दिया। और एज लक वुड हैव इट एंड विद गॉड्स ग्रेस पूरे सब कुछ कवर हो गया। ऊपर का ही खुला था और ऊपर हम थे। फिर हमने अपने वो 2 बंदे भी और वापस नीचे बुला दिए और हम और क्लोज होते रहे। मतलब ऐसे हो गए कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का हमने बॉक्स बना दिया, पर अभी हमें कुछ दिखा नहीं है जी फिर जो हमारी नीचे वाली पार्टी थी, ये बंदा बाहर आया फिर अंदर उनको दे देने के बाद, उसको भी कुछ शायद थोड़ी हरकत कुछ लगा होगा, सस्पिशियस हुआ। फिर उसको पकड़ा, उसको बोला भाई कौन है, तो बोला कोई नहीं कोई नहीं। देन ही स्पोक द ट्रूथ एंड उसने बताया कि भाई अंदर 4 बंदे हैं। अब 4 बंदे तो हैं, क्या है, हथियार हैं। पहले तो मना करा नहीं नहीं, फिर बोला कि 4 बंदे हैं और हथियार भी हैं उनके पास। तो फिर हमें इतना कंफर्म हो गया। फिर हमारी पार्टी ने ऊपर से हमने फायर किया। जेएनके का एक और किस्सा जिसमें अशोक चक्र हर्षल जी को मिला था और उसमें बहुत दुखद जो हुआ, वो क्या था पूरा, मतलब कैसे हुआ? हर्षन हमारी यूनिट का, ये मेरी टीम का है, हम साथ ही थे। इनफैक्ट जब ये हादसा हुआ था और ये ऑपरेशन हुआ था, तो मैं आई थिंक मैं ही क्लोजेस्ट था हर्षन के, अराउंड 2 किलोमीटर दूर मैं था उस टाइम वहाँ पर। एंड हर्षन तो एक मतलब उसके अगर मैं बारे में बताने लगूँ तो
बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ऑफिसर, बहुत ही फिजिकली फिट बंदा, दिमागी तौर से भी बहुत टफ और बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत बड़ा, इतना लार्ज हार्टेड था, बहुत बड़ा दिल था। जी। और वो लॉस तो हम कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये भी लुलाब के ऑपरेशन है, एक वहाँ पर हुआ था। एंड बहुत दिनों से हमें खबर थी कि मिलिटेंट का मूवमेंट है, वो ऊपर जंगल में इनके हाइड आउट्स हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। सो जो इंट यूनिट्स होती हैं उन्होंने एक सोर्स डेवलप किया था जो जाके मिलिटेंट के साथ बैठ गया था। जी। और वो अपने घर लाता था उनको खाना वाना खिलाने के लिए और फिर से राशन वाशन ले जाने के लिए। सो ये कर रहा था सोर्स, और वहाँ की लोकल यूनिट इसमें ऑपरेट कर रही थी, तो काफ़ी बार 2-3 बार मिस हो गए। मिलिटेंट्स आए, फौज आई, घेरा, वो भाग गए। फिर हमें यूज़ की बुलाया गया, भी ये आपके पास इतना एक बड़ा हथियार बैठे हुए हैं, आपके पैरा पास हैं पैरा एसएफ वाले, आप इनको इस्तेमाल करें। तो फिर ऊपर से आया प्रेशर, तो हमें यूज़ हुए, फिर हमको इस ऑपरेशन में इनकॉपरेट किया। करीबन जनवरी से, ये मार्च का ऑपरेशन है, और जनवरी से हम करीब 3 महीने इसमें वेट करना पड़ा आपको। 3 महीने हम इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गए। जी। सो हमने वो कर दिया था कि हम रोटेशन में, हम 3 ऑफिसर्स थे, हर्षन था, मैं था, एक और ऑफिसर हमारा झाला। हम तीनों थे और हम रोटेशन में वहाँ पर जाते थे। 15 दिन एक जगह में रहते थे हम, एक पोस्ट में, और वेट करते थे कि वो बंदे का मैसेज आएगा तो हम लोग जाके आगे कार्रवाई करेंगे। तो आ रहा है करते करते 3 महीने लग गए। सो एज अ टीम कमांडर जब आप हैं तो आप में भी प्रेशर रहता है, और आपको भी होता है कि हम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा 3 महीने में, और आपकी पूरी इतनी मैन पावर। मैन पावर वहाँ लग रही है, तो जस्टिफाई करना थोड़ा वो हो जाता है। बट नंदलेस हम लगे रहे। और इनफैक्ट हर्षन जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे हर्षन ने आना था, वो छुट्टी जा रहा था। वो झाला इट कम बैक, ही वॉज विद मी। उस रात हम लोग बर्मुडा का मैच हो रहा था, 2007 का वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं और झाला मैच देख रहे थे। एंड तब हर्षन का कॉल आया कि सिग्नल आ गया, हम लोग जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, आरआर के साथ कंबाइंड था, जा रहे हैं। तो जब ये आना था तो मुझे भी आगे जाना था, और मुझे भी, मेरा भी जी। कुछ टास्क था। बेसिकली हमने बाद में जाके मिलिटेंट के, क्योंकि सारे थे, 14-15 की खबर थी, 5-6 आते थे, 5-6 नीचे रहते थे, 5-6 ऊपर रहते थे, 5-7 ऊपर रहते थे, जी। तो हमने ऊपर जाना था। उस दिन बहुत बारिश, मतलब जैसे हम बोलेंगे कि प्रलय टाइप आ गया हो, वैसा टाइप, मतलब मैं तो अगर, इतना खतरनाक इतना मौसम। खतरनाक दिन था वो, इतनी रात को बारिश, मूसलाधार बारिश, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 फीट आगे भी नहीं दिख रहा आपको बंदा, ऐसी हालत थी। जी। और उसके बाद रात के 4 बजे के बाद तो बर्फ़ ही शुरू हो गई, बहुत भारी बर्फबारी हुई। एंड सो ये हुआ, हर्षन गए, इन्होंने क्लोज कॉर्डन किया, मिलिटेंट थे, वो निकले, बहुत क्लोज हो गए, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, क्लोज फायर फाइट हुआ, और मिलिटेंट मारे गए। और इसी दौरान हर्षन को भी लग गई। अ, ये बहुत, इससे पहले भी ये 3-4 बार हुए ऑपरेशन, जी। बट कॉर्डन क्या होता था, बहुत दूर दूर लगता था, तो वो आराम से निकल जाते थे, खेतों खेतों के बीच में जी। गैप से जी। निकल गए। अभी हमने हर्षन और हर्षन की टीम ने इतना क्लोज लगा था इसको कि उनको मौका ही नहीं मिला निकलने का, और वो उसी कारण फंसे हो। और वो उस ऑपरेशन में करीबन 6 मिलिटेंट मारे गए थे, 7 थे, एक शायद निकल गया था, बट 6 मारे गए। और मतलब हैट्स ऑफ टू हर्षन टीम, इतना क्लोज उन्होंने लगाए, तभी ये सफलता मिली इस ऑपरेशन में। दूर होते तो शायद कुछ और होता, हाँ जब सर, मिलिटेंट भी होना निकल जाते। होना आपको था, लेकिन थे हर्षल। अगर नहीं, सोचा, अगर एक दिन बाद होती, एक दिन बाद होता ऑपरेशन, तो शायद मैं होता। नहीं सर, चीज़ें बदल जाती ना, हाँ जी, क्योंकि हाँ आपने जी। पहले काफ़ी इतने ऑपरेशंस किए, तो एक कुछ। नहीं मतलब देखिए, हर्षन भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया था अभी, उनकी काबिलियत में तो कोई डाउट नहीं कर सकता। बट हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं भी साथ होता, अगर हम दोनों होते, तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट वो ये इफ़ वाली बात है, ये मुझे हमेशा रहा है तब से, कि अगर मैं शायद हर्षन के साथ होता, तो शायद आज हर्षन यहाँ होता हमारे साथ। बट वो ये डेस्टिनी है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे ऑपरेशंस में और ऐसे इंटेंस मोमेंट्स में, अगर
कोई साथ में आपके दो लोग हों तो दिमाग भी ज़्यादा चलता है और आपको और आइडियाज़ भी आते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था, बट वही है कि अगर मैं होता, बट वही मैं होता कैसे, पॉसिबल नहीं था। बट आई गेस अगर पिन पॉइंट होता कि आज ही हो रहा है, आज ही होना है, तो शायद तब मैं होता, तब मैं साथ उसी उसके साथ था। बट ये ऐसे चल रहा है अचानक पीछे हुआ। 3 महीने से, और फिर अचानक से उस दिन हो गया कि जाओ। हाँ, तो वो वाले ये सारे थे फैक्टर्स। एंड बट या हर्षन डिड अ फिनोमिनल जॉब। मतलब उनको इंगेज करना मिलिटेंट्स को इतने क्लोज रेंज से जब देख नहीं रहा है, और उस उन्हीं के प्रयास की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हाँ, हमने उनको खोया, बहुत दुख है। वो तो कमी कभी पूरी नहीं होगी। जी। बट और देश के लिए नुकसान। बट यही है, जैसे हम बलिदान पहनते ही इसी चीज़ के लिए हैं बलिदान। कि हम बलिदान देने के रेडी हैं। भले हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी जान क्यों गंवानी, वो भी मिलिटेंट टेररिस्ट के लिए, वो तो फिर मिल जाएगा। बट कुछ कभी होते हैं ऐसे। तो सर कुल मिला के आप कितना समय आपने कश्मीर में दिया? JNK में तो मैं करीबन मेरे 5-6 साल JNK के होंगे, मतलब इंटेंस ऑप्स। और इसके अलावा सर नॉर्थ ईस्ट में भी आप रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में भी 1-1.5 साल में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में तो हम लोग। नॉर्थ ईस्ट का कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना कुछ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट एक अलग ही फील्ड है, मतलब सर अलग ही कैसे? क्या मैदान है। बहुत बहुत चुनौतियां हैं डिफिकल्ट सर है। नॉर्थ ईस्ट में, क्या क्या चुनौतियां बहुत। आती हैं? नॉर्थ ईस्ट के एक तो डेंस जंगल है, और जो रोलिंग हिल्स हैं उसके, वो आपको, और अब जंगल के अंदर आप चलते हैं तो एक तो ह्यूमिड हो जाता है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा आपको पसीना, मतलब बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं आप। और रोलिंग हिल्स हैं, मतलब वो चलते ही रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भले ऐसे हाइट्स नहीं हैं जैसे JNK वाली हैं कि वो वहाँ तो मतलब हिमालयाज हैं, या बाकी इतनी सारी रेंज है, शमशाबादी है, ये सभी रेंजेस हैं, बट स्टीप हैं। यहाँ स्टीप कहीं कहीं मिलेंगी, बट छोटे ग्रेडियंट्स हैं, बट कंटिन्यूस छोटे मोटे, तो बहुत सैप करते हैं आपकी एनर्जी वो। और दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी बहुत बहुत ही पुअर, मतलब इतने क्लोज वेजिटेशन हो गया कि बगल में बंदा बैठा हुआ है 1 फीट में, आपको दिखेगा नहीं। हाँ, ऊपर से सांप, जोंक, मच्छर, इनका अलग, इनसे अलग ही एक जंग। लड़ाई है ये, बहुत बड़ी। तो सर नॉर्थ ईस्ट में और हम कितना? लोग तो जब पहली पहली बार गए तो जोंके लग रही है, लड़के तो उसी में घबरा गए, क्योंकि हम तो थे नहीं यूज टू, हम तो JNK में ऑपरेट करते थे। जी। तो हमने एक पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करी थी कुछ 15-20 दिन, वो बहुत काम काम आया हमें। उस ट्रेनिंग के दौरान हम ऐसे जंगल में घुस गए, था तो वो भी मिलिटेंट वालों का था, बट थोड़ा सेफ था, तो वहाँ हमने ट्रेनिंग करी। तो मतलब ऐसा हो गया, वो 2-3 दिन हम जंगल में ही रहे, बारिश हो रही है, मतलब मुझे भी याद है आज की 35-40 जोंकें लग गई हैं पैरों में। हाय, वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, मतलब मुझे लगी हुई है जोंक पहले, वैसे जब मैं बच्चा था पापा वगैरह जी के जी साथ जी। था। बट इतनी मात्रा में लगना जोंक, ओ बाप रे बाप, और सारों को, सबको। सभी बंदों को लगी। तो मैं सभी एकदम ना वो इंडोक्ट्रिनेट हो गया हूँ 15 दिन की जो हमने ट्रेनिंग करी। और वो जो 3-4 दिन हमने एक साथ निकाले बाहर, 2-3 बार ऐसे गए हम, तो उसमें हम एकदम काफ़ी हमें एक्सपीरियंस मिला। बट वही है, विद समय वो अच्छा टेन्योर रहा हमारा, मतलब बहुत मेहनत करी हमने, और एकदम स्पेशल फोर्सेस वाले ऑपरेशंस करे हमने। हम चले गए जंगलों में, बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पर, दूर दूर तक कोई नहीं है, जाके बैठे हुए हैं 6-6 7-7 दिन, अपने साथ जा रखे हैं, वहीं वेट कर रहे हैं, और फिर हमें सक्सेस भी मिली। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने चांगलांग जिले में मिलिटेंट मारे, अ, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशली आए हमारे पास बताने कि सर 80s के बाद चांगलांग में पहली बार ये आपने एंटी नेशनल एलिमेंट्स ख़त्म करे हैं। सो और उसके बाद उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें इशू भी कराई, गाड़ी वगैरह भी उनके पार होती है रहने की। तो एज अ टीम हम काफ़ी उधर फेमस हो गए थे, और बढ़िया काम हो रहा था हमारा। बट फिर रोटेशन होनी थी, फिर दूसरी टीम जानी थी, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। जी। हम चाहते नहीं थे आना, क्योंकि हमारा अच्छा चल रहा था। और सर उस टाइम तो आप शायद लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उस टाइम मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बना ही था, वहीं पर मैं बना तो सोचा नहीं कि लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद किन जंगलों में घूमना पड़ रहा है? था। नहीं नहीं, ये तो देखिए हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि जितने ऑपरेशन कर सकें। क्योंकि जनरली क्या होता है, CO बनने के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद एक बहुत कम मौके मिलते हैं आपको, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट कर्नल में आप 2IC बन जाते हैं, तो आप यूनिट में रहते हैं, हेडक्वार्टर्स जी। में। और CO तो कर ही नहीं सकते ऑपरेशन, बिकॉज उन्हें तो हर जगह जाना है, छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, सबको विजिट करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो एक मेजर तक ही होते हैं ज़्यादातर ऑपरेशन, जी एज ए टीम कमांडर। जी। तो हम लेफ्टिनेंट कर्नल भी टीम कमांडर करके हमें मौका मिला
ऑपरेशन करे और सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो गए, जी तो जी जी। बड़ा अच्छा अच्छा लगता सर, है कि जैसे आप पैरा में रहे तो आपने कई एक्सरसाइज की होंगी और भी यूनिट्स के साथ की होंगी, उनसे कोई रिलेटेड किस्सा कि कहीं कुछ ऐसा अजीबोगरीब हुआ हो कि जो हाँ, अलग ही रहा हो? एक्सरसाइज तो बहुत करी है, इंडिया में भी, बाहर भी करी स्पेशल फोर्सेस के साथ। अ, एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है जो मार्कोस के साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग थी जी कच्छ के इलाके में। तो वो 1 महीने की ट्रेनिंग थी, इनफैक्ट हर्षन भी मेरे साथ था, मैं और हर्षन ही थे उस ऑपरेशन जी में। तो एक हमारा एक एक हमने एक्सरसाइज प्लान करी थी कि जी हम लोग जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, एक एफएससी होता है, फास्ट एयरक्राफ्ट, जी उसके माध्यम से जाएंगे और समुद्र में उतरेंगे। वहाँ पर जेमनीज होती हैं, जेमनी लोअर डाउन होंगी और जेमनी से फिर आप क्रीक के अंदर आएंगे। जी क्रीक तो आप समझते ही हैं, जो पानी के कुछ अंदर आती है, लैंड के अंदर जो आती है, सर क्रीक वगैरह सुना होगा जी आपने। जी जी तो वैसे एक कोरी क्रीक करके, सर क्रीक तो बॉर्डर टाइप हो गया इंडिया जी पाकिस्तान जी का, जी। उसी के नीचे कोरी क्रीक है। अच्छा। तो हमारा वहाँ का एक्सरसाइज का प्लान था, तो हम अरेबियन सी में हम डाउन हुए और वहाँ से हमने कोरी क्रीक के अंदर आना था। वहाँ पर एक हमारा टारगेट था, वहाँ पर जाना था, हमने सर्विलेंस करना था, वो एक्सरसाइज प्लान करी थी। जी तो एक बोट में हम लोग थे, हम 6 लोग थे, 2 पैरा एसएफ के, और एक बोट में मार्कोस। मार्कोस थे। जी। एंड इनफैक्ट हर्षन वॉज अ डाइवर, अच्छा। आई एम अ फ्री फॉलोअर, ही वॉज अ डाइवर। सो उसने जाना था, पर मैंने उसको रेकी में तो मैंने उसको भेज दिया था, पर एक्सरसाइज में मैंने बोला यार मैं जाता हूँ, यू आर अ डाइवर, तू तो करता रहता है सीवी का, मुझे वो करने थे, आई विल गो। ठीक है सर, तू पीछे रहना। तो मैं गया एंड उसमें क्या, उस हर चीज़ डिले हो गई, मतलब हमने लॉन्च, मैंने जाना था सुबह 7 बजे, करते गए सब कुछ लेट 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 होता रहा। एंड फाइनली 12-1 बजे हम समुद्र में, हमें छोड़ा गया। अब वो हाई टाइड्स लो टाइड्स वाला भी सिस्टम हो जाता जी है, और हम लोग वहाँ से उतरे और हम आने लगे। अब इस सुबह से गए हुए हैं, फिर समुद्र में पूरा हमने दिन का टाइम किया। आपको समुद्र में भी आपको डिहाइड्रेशन बहुत होता है, जी हमारी बुरी हालत हो गई। और हम प्लान किया था कि हम आएंगे, हम रेकी करेंगे और वापस जाएंगे उसी पॉइंट में, वहीं पर हमें एफएसी मिलेगी और हमें वापस लेके जाएगी। जी हम गए, हमने देखी रेकी करी और हम वापस आए। तो जब हम वापस जहाँ हमें आना था और हम वहाँ घूमते रहे घूमते रहे, वहाँ एफएसी ना आए हमें लेने। अब हम अरेबियन सी में हैं, मतलब क्रीक के माउथ में थोड़ा अंदर और आगे जाके, और समुद्र में है, और वहाँ पर एफएसी नहीं आ रही है। वेट किया वेट किया वेट किया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और सेट वगैरह से कॉल वर्क कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अब करे क्या, अब रात भी हो रहा है, शाम होने की, 5 बज रहे। ओके, तो बोला कि यार नियरेस्ट जो भी लैंड का है उसमें आके हम रुकते हैं एंड फिर देखते हैं आगे। फिर हम आए, तो हमने एक प्लेस बनाई थी कि वहाँ जाएंगे। उधर भी हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया डीजल। जी एंड फिर हमने जाके नियरेस्ट जो भी हमें लैंड वो मिला, हम वहाँ पर जाके बैठ गए। अच्छा, ये सब हो गया, हम आ गए हैं वहाँ पर। पानी नहीं है हमारे पास, बहुत प्यास लग रही है, वो बुरी हालत हो गई है। जी खाने वाने के लिए तो ठीक है कुछ था, पर खाना भी कैसे बनाए। पर कैसे जैसे हम, रात हो गई, हमने, मैं बोला ठीक है सर्वाइव कर जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत पानी था, पर पानी, सबको प्यास लग रही है, सब डिहाइड्रेट हो गए, तो सो गए। ये सब तो यहाँ हो गया, पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हमारा। हम रेडियो सेट्स थे, जी। विभिन्न प्रकार के थे, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा कम्युनिकेशन। हमारा। अब बैक इधर पीछे रेयर में हर्षन था और मार्को। अब उनको हो कि कहाँ गए ये, तो कहाँ चले गए। एफएससी वाला बोल रहा मैं आया, मुझे वहाँ दिखे नहीं, मैं वापस चला गया। वो पता नहीं कब आया, वो शायद पहले आके चला गया, क्योंकि हम लोग लेट हो गए, जी हर जी चीज़ जी लेट थी। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग एक हेलीकॉप्टर आया हमें ढूंढता हुआ। हमने नीचे से आग वूग लगाई, हो हेलीकॉप्टर ने देखा नहीं, हेलीकॉप्टर चला गया। अब तो और पैनिक बटन हो गया कि ये तो मिसिंग है। गुजरात की न्यूज़पेपर में सुबह कुछ आया कि अच्छा, जो एफएससी हमें छोड़ के गई थी, वो एफएससी आगे गई सर क्रीक के वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ फायर एक्सचेंज हुआ। कोई बोट शोट से ये आ रहे होंगे, पाकिस्तानी वाली साइड से, जी। जो फिशरमैन, तो उनको मना किया, तो इन्होंने फायर खोल दिया। फिर उधर कुछ फायर आपस में हुआ, आपस में हुआ, दो नेवी और कंट्री पाकिस्तान को नेवी हल्का में, फुल्का। जी और वो फिर एफएससी भी वापस आ गई। तो ये सब हुआ। न्यूज़पेपर में सुबह आई, कुछ डेड बॉडीज मिली फिशरमैन की, ऐसे भी गुजरात के न्यूज़पेपर में आ गया सुबह। हाँ 7 बजे हम भी नहीं दिखे। अब सबको ये लगा कि ये जब उधर एफएससी को दोनों आए अरेबियन सी में, ये टाइड्स में शिफ्ट हो गए, ड्रिफ्ट हो गए,
और ये पाकिस्तानी साइड चले गए, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा। कोई सुबह 7 बजे हेप्टर जाके पूरा चेक करके कोस्ट टाइन लोगों ने चेक किया, उससे हमें मिले ही नहीं। फिर हेप्टर, फिर 12 बजे एक और हेप्टर आया, वो भी नहीं हमें ट्रेस कर पाया। पता नहीं किस एंगल में था, हम नीचे सब कुछ जला रहे हैं, हमने झाड़ी आग लगा दी, उसे दिख ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे एंगल से वो मिस करके चले जा रहा है हम। और अब तो 12 बज गए, हम तो पानी नहीं है हमारे पास। बड़ा मुश्किल। एक ट्रॉलर आया, फिर फिश का ट्रॉलर, हमने उसको रुका ही ना, रुके ही ना। फिर हवा में फायर करी हमने, फिर वो रुका। फिर वो पाकिस्तानी ट्रॉलर था, वो घुसा हुआ था, स्मगलिंग जो भी हो रही हो, उससे हमने पानी लिया और हमने कुछ पैसे भी लिए उससे। पैसे भी हाँ दिए? पैसे दिए उसको कुछ पाने उसके लिए। अच्छा, पानी के लिए। और पानी लिया हमने उसके। फिर जाके कुछ रहा था, जान आई बॉडी में कि खाना तो भूल ही जाइए, अब खाने वाने का तो मतलब नहीं, बट पानी पी के बहुत रात है। मैंने पानी का इम्पोर्टेंस पता चला कि कितना पानी। फिर पानी पिया, फिर वेट कर रहे हैं, अब क्या करें, कम्युनिकेशन है। वो ट्रॉलर वाला तो बोला हमें उसको यूज़ कर सकते थे हम, बट उसने कि नहीं सर हम, अगर आप मुझे लेके हाँ, जाओगे मैं तो वहाँ मुझे पर फिर छोड़ वहां रख दूँ, लेंगे, फिर हम तुम्हारा तो मुझे आने नहीं देंगे, वो फिर मैं फंस जाऊंगा। वो निकला। लकीली फिर करीबन 3-4 बजे एक और सॉटी आई, उससे हमारा कम्युनिकेशन हुआ, ओह, और देन वी कुड गेट इन टच विद हिम। फिर अल्टीमेटली शाम तक फिर हेप्टर आए, फिर हम उसमें गए। बट ये जो 24 आवर्स की ऑर्डील थी, मतलब जो हम गुस्सा तो आया हो कि यार क्या बेवकूफ़ी है, मतलब नहीं, मजाक चल रहा है। हम तो भी कंफर्टेबल कर लिया था हमने अपने आप को। अच्छा, मतलब हमने फिर जब पानी भी आ गया, फिर ये आ गया, बट जो पीछे लोग थे उनकी बुरी हालत हो गई। हर्षन बाद में ये बोलता है सर आप, मैं ही चले जाता, आप, मैं तो पूरी रात भर उठा रहा कि आप लोग हो कहाँ। इनफैक्ट इतना वो हो गया था कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे सुबह यूनिट की सारी लेडीज़, हमारे कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ और सारी लेडीज़ घर में आ गई थी, और मेरी वाइफ को बोलती हैं कि आप अब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाइए। मतलब ऐसा ऐसा हो गया। हम भी न्यूली मैरिड थे, मेरी वाइफ भी यंग थी, वो तो समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड ये हो गया था क्योंकि मिल ही नहीं रहे इतने टाइम खो से। गए। ये तो खो गए, तो गए, मतलब ड्रिफ्ट हो गए, तो पता नहीं क्या हाँ, होगा। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था जिसमें सभी इन्वॉल्व हो गए, और काफ़ी टेंस मोमेंट था लोगों के लिए। हमारे लिए नहीं, हम तो ठीक है, हम तो वी वर स्टिल गियर्ड अप एंड हम कह रहे थे ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, थोड़ा पानी वानी नहीं है तो कोई इशू नहीं। बट वो एक मज़ेदार इंसिडेंट था। Study pattern is very good because our day started with a physical activity, morning 25 a.m. and then we are having our classes from 7:30 a.m. Till late night. The last class of ours is 7:30 p.m. only, and yes, we are having different faculty members for all subjects, and the study pattern here is very good as compared to the other academies.